वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। हाँ जी सर, आज की क्लास में हम लोगों को, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, टॉपिक्स जो करने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हैं। और इसमें से हमारा जो पहला टॉपिक है दैट इज पार्टनरशिप एक्ट के अंदर से सेक्शन 37। तो सेक्शन 37 क्या कहता है, किस तरीके का रिलीफ देता है, ये हमें क्लास खत्म होने तक पता लग जाएगा। साथ ही हमने करना है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। आज की क्लास के अंदर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर रिटायरमेंट और डेथ के ऊपर क्या किस तरीके के इफेक्ट पड़ते हैं, क्या क्या उनकी जर्नल एंट्रीज होती हैं, आज हम लोग सीखेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला टॉपिक जो है हमारे पास में दैट इज सेक्शन 37। सर क्या कहता है ये सेक्शन 37? सेक्शन 37 पहले किस चीज के ऊपर बेस्ड है, ये चीज को अच्छे से समझ लेते हैं। यहां पे कोई कुछ नहीं दिखेगा असाइनमेंट के अंदर, पहले जो मैं बोल रहा हूं उसके ऊपर आप लोग कंसंट्रेट करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास में सिचुएशन देखिए, पहले सिचुएशन क्या है, सेक्शन 37 की जरूरत क्यों पड़ी। सिचुएशन ये है कि हमारे जो एक पार्टनर है, एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक पार्टनर था जो कि मृत हो चुका है, यानी कि जिसकी की डेथ हो चुकी है। अब उसके एग्जीक्यूटर को कुछ अमाउंट रिसीव होने हैं, उसके एग्जीक्यूटर को कुछ अमाउंट रिसीव होने हैं जो कि फाइनल बैलेंस है। अब ये एग्जीक्यूटर को जितना भी अमाउंट रिसीव होना है वो रिमेनिंग पार्टनर्स ने नहीं दिया। हाल फिलहाल में नहीं दिया, मतलब नहीं दिया का मतलब क्या है कि सर उन्होंने ये पैसा पर्सन को जिसके पास में जाना चाहिए था उसको अभी तक नहीं मिला, या फिर कुछ डिले हो गया है, या फिर कुछ डिले हो गया है। ओके सर, तो ये क्या पैसा है और कितना पैसा है, और अगर इसको हम नहीं देते टाइमली, वेल ऑन टाइम, तो क्या ट्रीटमेंट होगा, यही हमारे को इसमें देखना है। समझिएगा मेरी बात को। रूल्स ये कहते हैं कि आप टाइमली उस पर्सन को जो कि एग्जीक्यूटर है, यानी कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है डिसीज पार्टनर का, उसको टाइमली पैसा दे दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं, अगर आप नहीं देते हैं तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या कहते हैं, सेक्शन 37 को एग्जिस्टेंस में आना पड़ेगा। सेक्शन 37 क्या कहता है, अब सुनिएगा ध्यान से। सेक्शन 37 कहता है जितने भी टाइम आपने इस पैसे को डिले किया है, या अभी तक जब तक आपने इसको नहीं दिया है, उस अमाउंट के ऊपर आपको 6%, 6%, कितना परसेंट, 6% इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। किसको? एग्जीक्यूटर। यानी कि पैसा बनता था मान लीजिए 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए इमीडिएटली नहीं दिया, 6 महीने बाद दिया, तो टाइम बेसिस पे 6 महीने के ऊपर उस 1 लाख के ऊपर 6% बनता है 6,000, और 6,000 का 6 महीने के हिसाब से अमाउंट बनता है 3,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 6%। पहला पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? मैंने क्या बोला, सर आप 6% देंगे, ठीक है सर। नंबर 2 बोलता है मान लो आपने 1 लाख रुपए उसको देने थे, 1 लाख रुपए आपने उसको देने थे, लेकिन टाइमली आपने नहीं दिए, तो ये माना जाएगा कि उस डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर की कुछ इन्वेस्टमेंट जो है आपकी फॉर्म में लगी रही, उस डिसीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव की कुछ इन्वेस्टमेंट जो कि वो अमाउंट था वो आपकी फॉर्म में लगी रही। अब उस इन्वेस्टमेंट के साथ में आपने जितने भी प्रॉफिट्स अर्न किए हैं, उस इन्वेस्टमेंट के साथ में जितने भी प्रॉफिट्स आपने अर्न किए हैं उसके ऊपर शेयर देना पड़ेगा, यानी कि एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट देना पड़ेगा। अब इन दोनों में से जो मैंने दोनों बताए हैं ना, ए और बी, ए और बी में से जो भी हायर अमाउंट आएगा ना, सेक्शन 37 कहता है कि वो अमाउंट डिजीज पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है जी। तो देखिएगा अब यहां पे क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रिलीफ अंडर सेक्शन 37 क्या कहता है, कहता है कि सर आउटगोइंग पार्टनर को जो है, अगर बैलेंस फुल्ली सेटल नहीं हुआ है अभी तक, और इंटरेस्ट या प्रॉफिट या फिर बैलेंस सेटल नहीं किए गए, और डीड के अंदर कुछ भी नहीं बोला गया, इससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं बोली गई, तो उस केस में सर हमारा सेक्शन 37 पिक्चर में आ जाएगा। और सेक्शन 37 क्या कहता है,
सेक्शन 37 क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है सर ये कि उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा या फिर प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट में जितना हमने शेयर है उसको देना पड़ेगा, जब तक कि हम उस पर्सन का पैसा वापस दे नहीं देते। डन? अच्छा जी, देखिए मैंने हर बार आपको एक बात बोली है, फाइनल अमाउंट। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कैपिटल ऑफ पार्टनर शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द डेथ, ऑन द डेट ऑफ डेथ और रिटायरमेंट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, यानी कि फाइनल फिगर की बात कर रहा हूँ, फाइनल कैपिटल की बात कर रहा हूँ सर। ओके, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। एबीसी 3 पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल थी। सी रिटायर हो गया सर, रिटायर हुआ है, डेथ नहीं हुई है उसकी, सी रिटायर हुआ है। कब? 31 अक्टूबर 2020 में, यानी कि करीब 7 महीने बाद वो रिटायर हो गया, जब से हमारा साल शुरू हुआ था तब से। कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर आफ्टर एडजस्टमेंट स्टूड एट ₹50,000, 75,000 एंड 1,20,000 रुपीज, यानी कि हमने 1,20,000 किसको देने थे? सी को देने थे। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी द बिजनेस विदाउट सेटिंग सीज अकाउंट। गलत किया सर आपने, उसका पैसा दे देना चाहिए था। फाइनल पेमेंट टू सी मेड ऑन 1 फरवरी 2021, यानी कि उसकी रिटायरमेंट के कितने टाइम बाद सर? वो मान लीजिए आप अक्टूबर के बाद में आता है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है जी, नवंबर दिसंबर जनवरी, केवल जनवरी, क्योंकि फरवरी 1 को तो हम उसको अमाउंट दे ही रहे हैं। तो कितना डिले हो गया सर? 3% डिले हो चुका है, 3% नहीं, 3 महीने डिले हो चुका है। प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग 3 month पीरियड अमाउंटेड टू ₹28,000। फाइंड रिलीफ अंडर सेक्शन 37। सेक्शन 37 क्या कहता है वो हमारे को अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले ये बताओ कि किसी को, पर्सन को, किसी भी बंदे को, किसी भी स्टूडेंट को कोई बात इस क्वेश्चन के अंदर ना समझ में आई हो तो पूछ सकता है। तो सर वो क्या कहता है? सेक्शन 37 कहता है सर नंबर वन क्या बोलता है वो? सर 1,20,000 रुपीज देने थे, ठीक है ना? कितना परसेंट इंटरेस्ट है सर? 6% इंटरेस्ट है। कितना टाइम डिले हुआ है सर? 3 months डिले हुआ है। तो कितना अमाउंट आ गया सर? 1,800 रुपीज का अमाउंट आ गया, ठीक है सर, डन, पहला अमाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब बोला गया कि सर उन्होंने जो प्रॉफिट्स अर्न किए थे दैट वाज 28,000 फॉर 3 months, ठीक है। टोटल कैपिटल कितनी थी? टोटल कैपिटल ध्यान से देखना, टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड सर वो थी 50, 75 और 120, यानी कि ये कितनी आ जाती है टोटल करना? 245, 2,45,000, जिसमें से कि कैपिटल ऑफ सी कितनी थी सर? कैपिटल ऑफ सी थी 1,20,000। अगर सोचो हमने इन्वेस्टमेंट की है 2,45,000 रुपए और हमने प्रॉफिट अर्न किए हैं 28,000, तो बताओ 1,20,000 रुपए पे कितने प्रॉफिट हमने अर्न किए होंगे? तो कर देंगे सर, 28,000 डिवाइडेड बाय 2,45,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000, तो हमारा ये आंसर आ जाता है सर 13,740। अब चेक करो दोनों में से अमाउंट कौन सा बड़ा है, 1,800 या फिर 13,714 रुपए? सर 13,714 रुपए रिलीफ है। हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा सर रिलीफ अंडर सेक्शन 37 हायर ऑफ दीज टू, दैट इज 13,740। सिंपल सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक सर। चलें आगे, चलिए अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट दी हुई है। एबीसी 3 पार्टनर थे जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी 2:1 और उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से थी। बैलेंस शीट में है कैपिटल। अब मेरी नजरें क्या ढूंढती हैं? मेरी नजरें ढूंढती है सर जनरल रिजर्व को। जनरल रिजर्व मुझे मिल गया। एसेट साइड पे जो ढूंढती हैं, हमने पिछली क्लासेस में भी डिफाइन किया है कि क्या ढूंढती हैं मेरी नजरें, लेकिन वो कभी मिलता ही नहीं, आज भी नहीं मिला हुआ। ठीक है जी, कोई बात नहीं।
अच्छा, तो रिजर्व्स मेरे पास में है 1 लाख रुपए के, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएंगे, यही होता है हमेशा। चलिए अब पढ़ लेते हैं सर, यहाँ क्या लिखा हुआ है। 1 अक्टूबर 2020 को सी डाइड। ओ माय गॉड, ठीक है जी। हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव एग्रीड दैट, क्या उसने माना कि गुडविल जो है वो फॉर्म की, जो कि वैल्यू की गई है ₹5 लाख पे, 5 लाख रुपए पे, उसका ट्रीटमेंट करना है हमें। साथ ही गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं करना है, ठीक है सर। वैसे भी परचेज वाली गुडविल आती है, ओके। फिक्स्ड एसेट जो है वो रिटन डाउन कब हुए हैं, कितने हुए हैं सर, बाय ₹1 लाख, ठीक है सर। फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डाल देंगे। अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है, देखो फर्स्ट 2 पॉइंट के अंदर कोई दिक्कत नहीं थी हमारे को, थर्ड पॉइंट थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, कहता है इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स, इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट्स मतलब प्रॉफिट्स के बदले, इन ल्यू ऑफ प्रॉफिट सी शुड बी पेड, मतलब सी के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, सी शुड बी पेड at the rate of 25% on interest on capital as on 1/4/2020। 1/4/2020 को उनकी कैपिटल कितनी थी सर, 3 लाख रुपए थी। तो 3 लाख रुपए के ऊपर हम उनको क्या दे देंगे सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे। देखो ये लिखी है ना, ये डेट ये रही 1/4, ओपनिंग थी ना, ये ओपनिंग बैलेंस शीट थी। 1/4/2020 को सी की कैपिटल कितनी थी, 3 लाख रुपए, और 3 लाख रुपए के बदले में उसको क्या मिल जाएगा, 25% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाएगा, ठीक है सर। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने क्या बोला, मैंने बोला सर प्रॉफिट्स के बदले में, प्रॉफिट्स के बदले में मिल जाएगा उसको 25% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है जी। जो कैपिटल 3 लाख रुपए थी उसके ऊपर 25%, ठीक है। अब यहाँ पे आगे की बात हो रही है, यानी कि करंट ईयर प्रॉफिट्स की बात हो रही है। करंट ईयर प्रॉफिट्स के बारे में क्या बोला गया है, करंट ईयर प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन ऑफ ₹95,000। 95,000 का क्या था हमारे पास में, डेप्रीसिएशन था। 95,000 का क्या था सर हमारे पास में, डेप्रीसिएशन था, जिसमें कि ₹50,000 का रिलेटेड था फर्स्ट हाफ के साथ में, यानी कि टिल डेथ तक डेप्रीसिएशन कितना लगा था, 50,000। तो नेक्स्ट हाफ में कितना लगा होगा सर, 45,000 लगा होगा, ठीक है जी। अब ये डेप्रीसिएशन क्या है, अनइवन है। ये डेप्रीसिएशन क्या है, अनइवन है, कि पहले 50,000, अगले हाफ में 45,000, और हमारे को प्रॉफिट दिए हुए हैं एट द एंड ऑफ ईयर 4,05,000 रुपए। 4,05,000 रुपए के प्रॉफिट्स को हम क्या मानते हैं कि इवनली कमाए गए हैं हर महीने के अंदर, तभी तो हम उसका टाइम बेसिस पे शेयर कर देते हैं। लेकिन अभी हमारे को क्या दिख रहा है, इसके अंदर ना एक एक्सपेंडिचर गड़बड़ है, एक एक्सपेंडिचर अनइवन हो गया। क्या अनइवन हो गया सर, डेप्रीसिएशन अनइवन हो गया। डेप्रीसिएशन पहले हाफ में 50,000 लगा और दूसरे हाफ में 45,000 लगा। ये क्वेश्चन के अंदर एक पॉइंट है, इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा अभी दिखाता हूं। प्रॉफिट वॉज इवनली स्प्रेड थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ये जो 4 लाख के प्रॉफिट थे ये एट द एंड ऑफ ईयर के दिए हुए हैं, और जो एक्सपेंस दिए हुए हैं वो डेप्रीसिएशन अलग, पहले हाफ का अलग है और दूसरे हाफ का अलग, ठीक है सर। आगे चलते हैं, जरा ध्यान देना आगे क्या लिखा हुआ है, मतलब हिंदी भाषा में समझ में आ गई है। इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे अभी बताता हूं सर। ये देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, द ईयर एंडेड फिगर ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल और कैश और बैंक बैलेंस का क्या दिया हुआ है, इतना अमाउंट दिया हुआ है, इतना अमाउंट दिया हुआ है। आप बोलेंगे मुझे कि सर इसको हम क्या कर देंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू रीवैल्यूएट हो गई ना। नहीं सर, नहीं सर, हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं डालेंगे। जरा ध्यान से पढ़िएगा, लिखा क्या गया है, लिखा गया है द ईयर एंडेड फिगर्स ऑफ इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड सो एंड सो। ईयर एंडेड, पार्टनर की मृत्यु कब हुई थी सर, 1 अक्टूबर को। ये वैल्यूज कब है सर, एंड ऑफ ईयर है, लास्ट में दी हुई है, लास्ट में दी हुई है। तो क्या इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाना चाहिए, मेरा आप लोगों से सवाल, बताइए, जवाब दीजिए, क्या इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाला जाना चाहिए।
और डाला जाना चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं डाला जाना चाहिए तो क्यों? जल्दी से बताइए, जवाब चाहिए मेरे को। क्या एक भी बच्चा मेरी क्लास के अंदर ऐसा बैठा है जो मेरे को इस चीज का जवाब दे सके? किसी की कोई इच्छा नहीं है जवाब देने की? सर हमें जवाब मालूम नहीं है। किसी का माइक तक ऑन नहीं हुआ, कोशिश भी नहीं की गई। चलिए मैं बता देता हूं आपको। सर ऐसा है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट ओपन होता है ना, या फिर फ्लक्चुएशंस रिकॉर्ड होती हैं, वो कब होती हैं? जिस दिन पे कोई पार्टनर एडमिट हुआ हो, जिस दिन पे कोई पार्टनर रिटायर हुआ हो, या किसी की डेथ हुई हो, उस दिन की वैल्यूज को जब हम कंपेयर करते हैं मार्केट की वैल्यू से, उस दिन की बुक वैल्यू को जब हम कंपेयर करते हैं मार्केट वैल्यू से, तो उसके लिए बनाया जाता है क्या? रीवैल्यूएशन। यानी कि हम क्या कहते हैं, इस इवेंट पे, वो इवेंट कुछ भी हो सकता है, एडमिशन हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चेंज हो सकता है, रिटायरमेंट हो सकता है, डेथ हो सकती है, उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन यहां क्या लिखा हुआ है? उसकी डेथ के 6 महीने बाद की वैल्यूज हैं ये। सर इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और यही मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गलती करते हैं, यही मेरे बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर गलती करते हैं। इस पॉइंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डाल देते हैं। सर आंखें खोल के देख लीजिए, यहां पे लिखा क्या हुआ है? द ईयर एंडेड फिगर्स। ईयर एंडेड मतलब लास्ट, सेम डेट पे नहीं है जिस दिन उसकी डेथ हुई थी। सेम डेट पे तो सिर्फ एक ही चीज रीवैल्यूएट हुई थी, फिक्स्ड एसेट। अच्छा सर, इसका मतलब इस क्वेश्चन में सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर एक ही फिगर आएगी? जी बिल्कुल। समझ में आई मेरी बात? तो ये चीज आप रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर नहीं डालेंगे, डायरेक्ट बैलेंस शीट के अंदर डालेंगे। चेंज करेंगे इन वैल्यूज को जब क्लोजिंग बैलेंस शीट बनेगी। ठीक है सर, हमें यथार्थ हो गया सच्चाई का। अभी भी तीसरा पॉइंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, आइए देख लेते हैं। यहां पे बताया गया हमें क्वेश्चन के अंदर कि फर्स्ट हाफ के अंदर ए बी सी तीनों की ड्राइंग्स इतनी थी, और डेथ के बाद में सिर्फ ए और बी की ड्राइंग्स थी। ऑब्वियस सी बात है सर, सी कैसे आता दोबारा से ड्राइंग्स करने? ओके, अब हमारे को दिया हुआ है कि हमारे को बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है, और 2 बैलेंस शीट बनानी है, और 2 क्या बनाने हैं? कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, डेथ पे और ईयर एंड पे। ये करना है। अब सबसे पहले जो दिमाग में खटक रहा है ना, वो थर्ड पॉइंट खटक रहा है। सर आपने अभी तक ये नहीं बताया कि ये डेप्रीसिएशन का क्या फर्क पड़ने वाला है। आओ दिखा देता हूं, आओ दिखा देता हूं कि डेप्रीसिएशन का क्या फर्क पड़ने वाला है। समझ करके देखना कि मैंने थ्रू आउट द ईयर काम किया, मैंने थ्रू आउट द ईयर काम किया, मैंने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, ये मेरे प्रॉफिट्स थे। और ये प्रॉफिट्स कब के दिए हुए हैं सर? ये ईयर एंड के दिए हुए 4,05,000 हो गए, 4,05,000 रुपए। और मेरे पास में डेप्रीसिएशन दिया हुआ है सर फर्स्ट हाफ का 50,000 और सेकेंड हाफ का 45,000, यानी कि टोटल 95,000। अब मुझे ना एक्चुअली पता करना है कि मेरे फर्स्ट हाफ के प्रॉफिट्स कितने थे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट्स बिफोर डेप्रीसिएशन पे जाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूं, सबसे पहले ऐड कर देता हूं 4,05,000 रुपए के अंदर डेप्रीसिएशन। क्यों सर? डेप्रीसिएशन तो एक खर्चा है, और खर्चा तो माइनस होता ही है। क्या आप ऐसा सोच रहे हैं कि नॉन कैश एक्सपेंडिचर की वजह से? नहीं सर, हम कोई कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ी ना बना रहे हैं। लेकिन मुझे इवन प्रॉफिट्स चाहिए, सारे के सारे जो रेगुलर बेसिस पे कमाए गए हैं वो निकालने हैं मेरे को। तो मैंने क्या किया, मैंने ऐड कर दिया सर इस डेप्रीसिएशन को। 5 लाख रुपए मेरे पास में प्रॉफिट्स आ गए थ्रू आउट द ईयर बिफोर डेप्रीसिएशन। अब मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए इस 5 लाख में से मुझे चाहिए सर फर्स्ट हाफ के और सेकेंड हाफ के। अब थ्रू आउट द ईयर अगर इवनली कमाए गए हैं तो 2.5 लाख रुपए फर्स्ट हाफ में हो गए और 2.5 लाख रुपए सेकेंड हाफ में हो गए। नहीं, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, आधा आधा हो गया ना, इवनली कमाए गए। अब मैं क्या करता हूं, इस 2.5 लाख में से मैं माइनस कर देता हूं सर कितने? 50,000।
और सेकेंड हाफ में मैं माइनस कर देता हूं 45,000। देखो डेप्रीसिएशन माइनस किया ना मैंने, ये मत बोलना कि डेप्रीसिएशन माइनस नहीं किया, लेकिन सही सही जगह से किया। हालांकि डेप्रीसिएशन सबसे लास्ट में जाकर के लगता था ना, तो इसलिए 95 की फिगर दी हुई थी, लेकिन उसमें हमें पता लग गया फर्स्ट हाफ में कितना है, तो हमें फर्स्ट हाफ के एक्चुअल प्रॉफिट्स पता कर सकते हैं। तो देखो सर, फर्स्ट हाफ के प्रॉफिट्स मेरे थे 2.5 लाख रुपए के, जिसमें से कि मैंने उस टाइम का डेप्रीसिएशन माइनस किया, तो 2 लाख रुपए मेरे फर्स्ट हाफ के डेप्रीसिएशन आए हैं, सॉरी 2 लाख रुपए मेरे फर्स्ट हाफ के प्रॉफिट्स आए हैं। फिर सेकेंड हाफ के कितने हैं सर, 2.5 लाख रुपए सेकेंड हाफ के थे, 45 उसमें से माइनस करो, 2,05,000। यानी कि स्ट्रेट अवे मेरे पास में पिक्चर क्लियर है कि मैंने फर्स्ट हाफ में कितने कमाए थे। सर फर्स्ट हाफ में आपने 2 लाख रुपए कमाए थे, और सेकेंड हाफ में मैंने 2,05,000 रुपए कमाए हैं। ये मुझे पता लग गया सर, ये मुझे पता लग गया। इस चीज में किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और ऐसा क्यों हुआ, डेप्रीसिएशन की वजह से। वरना तो हम क्या मान लेते, अगर ये डेप्रीसिएशन का पॉइंट नहीं दिया हुआ होता और वहां पे इक्वल इक्वल डेप्रीसिएशन होता, तो हम क्या मान लेते, हम कहते हैं हाँ ठीक है सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे डेप्रीसिएशन का अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। ओके सर, अब ये 4,05,000 रुपए में से हमने अलग अलग कर लिया, 2 लाख को और 2,05,000 रुपए को, दोनों के अमाउंट हमने अलग अलग कर लिए। अब उसका शेयर दे देंगे अब उसका शेयर दे देंगे सर इस। तो हमने बनाया सर एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट हाफ में हमारे प्रॉफिट थे सर 2 लाख रुपए के, और 2 लाख रुपए के ऊपर 2 लाख के प्रॉफिट में से सबसे पहले उसको क्या देना था, 3 लाख की कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना था 25%। 25% ये डीड में बोला गया था, और डीड में जो बोला गया वही फाइनल है, आप उसको बदल नहीं सकते। अगर डीड साइलेंट होती है तो लोन के केस में हम कहते हैं 6% से ज्यादा नहीं मिले, ठीक है ना, वो तो लोन का केस होता है। तो हमने सबसे पहले क्या दे दिया उसको, इंटरेस्ट दे दिया सर, 37,500 आया, 3 लाख के ऊपर 25%, कितने महीने के, 6 महीने के, ठीक है सर। और बाकी जो हमारे पास में प्रॉफिट्स बच गए, वो किसके अंदर बट गए सर, ए और बी के। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कि फर्स्ट हाफ के प्रॉफिट्स के बदले में आप मुझे क्या दे देना, आप मुझे 25% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देना, बस मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा। तो वैसे तो यहाँ पे शेयरिंग रेशो के अंदर बंटना था ये प्रॉफिट फर्स्ट हाफ का, उसका शेयर मिलना था उसको, लेकिन नहीं वहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, तो जो क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है वो करेंगे। अच्छा, इसके जाने के बाद में इनकी शेयर कैपिटल, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बन जाती है सर, 2:2 बन जाती है। कैपिटल की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी, मतलब कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी थी हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, 2:2:1 थी। अब सी चला गया तो 2:2 यानी कि 1:1 में ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया सर फर्स्ट हाफ का। अब क्या बनाएंगे हम, फर्स्ट हाफ की बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना फर्स्ट हाफ का, ठीक सर। अब फर्स्ट हाफ के अंदर हमारे पास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरीके से बनाए जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दी नहीं है, असाइनमेंट आपके हाथ में, आपको केवल टिक लगाना है, इसीलिए मैंने पहले से आपको असाइनमेंट पहुंचा दिया, ठीक है ना। समझना है, उनकी ओपनिंग कैपिटल कितनी थी, 3 लाख, 4 लाख और 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। उनके रिजर्व्स जो थे वो 2:2:1 की रेशियो में बट गए, ठीक सर, ओके। अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट हुआ है, जिसमें कुछ लॉसेस आए हैं, तो हमने डायरेक्टली इसको कहां पे डाल दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। रीवैल्यूएशन अकाउंट सिर्फ एक क्या नाम है फिगर के लिए मैंने बनाना जरूरी नहीं समझा, तो मैंने डायरेक्टली रीवैल्यूएशन के अंदर लॉसेस को आइडेंटिफाई किया और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर डाल दिया। आप चाहे तो इसका रीवैल्यूएशन अकाउंट बना सकते हैं, आपकी श्रद्धा है, सिर्फ एक ही पॉइंट उसके अंदर दी हुई। यहां पे पार्टनर्स की फर्स्ट हाफ की ड्राइंग्स दी हुई है, मैंने उसको लिख दिया। अब एक पॉइंट रह जाता है बच्चों, एक पॉइंट रह जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो अभी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसके प्रॉफिट्स और 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की वो वैल्यू भी डाल दी। अब एक पॉइंट रहता है, एक पॉइंट क्या रहता है सर, गुडविल का। गुडविल कितनी थी,
गुडविल थी सर 5 लाख रुपए की, उसमें सी का शेयर कितना था, जितना भी शेयर था उसको ये दोनों इक्वली देंगे। तो एंट्री क्या बन जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि वो गेनिंग पार्टनर्स हैं, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो 5 लाख में से 1 लाख का शेयर बनता है सी का, आप कैलकुलेट करके देख लेना चाहिए। तो 1 लाख रुपए जो है वो सी को मिल जाएंगे। एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। वो एंट्री भी हमने यहां पे लिख दी। अब बात आ जाती है सर फाइनल कैपिटल्स की, और फाइनल कैपिटल की बैलेंसिंग फिगर हमने निकाल दी। 4,90,000 आ गया ए का, बी का 390 और सी को हमने देने थे 4,20,000 रुपए। ये कब देने हैं, ये सर अब देने हैं, अब देने हैं हमने। फाइनल फिगर आई है ये फर्स्ट हाफ के बाद की बात है, ये फर्स्ट हाफ के बाद की बात है। और आज के बाद अगर इन लोगों ने, आज के बाद अगर इन लोगों ने 4,20,000 रुपए को डिले किया ना, तो या तो उसका प्रोविजन हमारे पास में होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर कि भाई इसका क्या किया जाएगा अगर डिले होगा, या फिर सेक्शन 37 पिक्चर में आ जाएगा, या फिर सेक्शन 37 पिक्चर में आ जाएगा। अभी तक सेक्शन 37 की बात नहीं हुई थी, क्यों, क्योंकि अभी तक हमारे पास फाइनल फिगर नहीं आई थी। आज आ गई है सर फाइनल फिगर। हमारे क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं दिया हुआ 4,20,000 रुपए का क्या अरेंजमेंट करेंगे, बस क्या बताया गया कि वो कितना डिले हुआ है, कितना डिले हुआ है ये कहीं लिखा हुआ है, या पेमेंट हुई है कहीं लिखा है इस चीज के बारे में, एक बार चेक कर लेते हैं। नहीं सर, फर्स्ट पॉइंट में नहीं लिखा, सेकंड में नहीं लिखा, थर्ड में नहीं लिखा, ठीक है जी, और लास्ट पॉइंट में भी नहीं लिखा। तो यानी कि इन्होंने कितना डिले कर दिया है, इन्होंने पे नहीं किया है अभी तक। कितने महीने हो चुके हैं इसको गुजरे, 1 अक्टूबर को गुजरा था, यानी कि 6 महीने हो चुके हैं। ईयर एंड पे 31 मार्च पे क्या ऑब्लिगेशन है इनके सिर पे, तो सर सेक्शन 37 पिक्चर में आ जाएगा, जहां पे हम कैलकुलेशन करेंगे क्या, 4,20,000 रुपए जो उनकी फाइनल फिगर थी, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना है 6%। 25% तो फर्स्ट हाफ के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया था। दोनों में कंफ्यूज मत होना। हमारे रूल्स क्या कहते हैं, सेक्शन 37 क्या कहता है, एक बार रिवाइज करो मेरे साथ में। सर सेक्शन 37 कहता है कि जितना टाइम आपने डिले किया है ना, उस अमाउंट के ऊपर, उस पेंडिंग अमाउंट के ऊपर 6% इंटरेस्ट देना है। और नंबर 2, और है बीच में, या फिर नंबर 2, जितना प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट था ना उस पार्टनर का, उसके ऊपर जितने उसके शेयर बनते हैं प्रॉफिट के अंदर, वो देने पड़ेंगे प्रोपोर्शनेटली। यानी कि टोटल कैपिटल में उसकी कैपिटल जितनी थी उससे जितने प्रॉफिट कमाए गए हैं वो देने पड़ेंगे। ओके सर, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने निकाल लिया, 6 महीने के हिसाब से कितना आ गया सर, 12,600 12,600 आ गया। जिन बच्चों ने मेरे साथ में लेट ज्वाइन किया है ना, सेक्शन 37 पल्ले नहीं पड़ा होगा उनके, अब सुन लो ध्यान से। हायर ऑफ दीज टू, अगर वो डिले करते हैं ना तो हायर ऑफ दीज टू, तो 2 है क्या, नंबर 1 तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट के ऊपर 6% का इंटरेस्ट, जो कि हमारे क्वेश्चन में बनता है 12,600। और फिर हम कहते हैं कि उसका अनसेटल्ड अमाउंट कितना था, उसका अनसेटल्ड अमाउंट था सर 4,20,000 रुपए। ध्यान से सुनना, कैपिटल ऑफ, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ सी कितनी थी, 4,20,000 थी। और सर टोटल कैपिटल कितनी थी, ये तुम्हारे सामने लिखी हुई है, 4,90,000, 3,90,000 और 4,20,000। तो टोटल कैपिटल कितनी बन जाती है, चेक करके बताओ एक बारी फटाफट से मेरे को, जल्दी से चेक करके बताओ बच्चों, कितनी बन जाती है टोटल कैपिटल, 13 लाख। अच्छा, हमें क्वेश्चन में हमने डिफाइन कर दिया था अभी कि 13 लाख के ऊपर हमने कितने प्रॉफिट कमाए हैं सेकेंड हाफ में, सर 2,05,000, हमने अभी वर्किंग नोट बनाया था ऊपर। तो 13 लाख पे अगर आपने 2,05,000 रुपए कमाए हैं, तो बाबूजी 4,20,000 रुपए पे कितने कमाए होंगे, यूनिटरी मेथड लगा देंगे। 2,05,000 डिवाइडेड बाय 13 लाख मल्टीप्लाइड बाय 4,20,000, सर ये आ जाता है 66,230 रुपीज। वट एवर इज हायर, हायर क्या है सर, हायर ये वाला अमाउंट है, तो यही देंगे सर। ये अमाउंट आ गया अंडर सेक्शन 37, ठीक है जी, नीचे नोट लिखा हुआ, डन।
सर अभी कहां से डन, अभी तो आधा ही क्वेश्चन हुआ है, अभी बाकी आधा बाकी है, क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि आप बैलेंस शीट बनाओ सेकेंड हाफ की भी, और वो बन नहीं सकती बिना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। अरे सर ये तो बहुत लंबा हो गया क्वेश्चन, 15 नंबर भी तो मिलेंगे ना तुम्हें, 15 नंबर भी तो मिलेंगे ना। चलो आओ देखते हैं। हाँ जी, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं सेकेंड हाफ में हमने कमाए 2,05,000 रुपए, जिसमें से कि सी के एग्जीक्यूटर को हमने देने हैं कितने, 66,230 रुपए एज अ पेनल्टी। मतलब वो 4,20,000 तो देने ही देने हैं, साथ में ये भी देने हैं, तो ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स दूंगा, आउट ऑफ प्रॉफिट्स दूंगा। कैपिटल तो इंटैक्ट है ही है उसकी, वो तो जाएगी ही जाएगी, साथ में ये एक तरीके का और एक्स्ट्रा अमाउंट उसको देना पड़ गया। अच्छा जी, तो हम क्या कहते हैं, रिमेनिंग अमाउंट इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में सर, 2:2 में, या फिर 1:1, कुछ भी कहते हैं। ठीक है सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। जो उनकी क्लोजिंग कैपिटल थी ना, ये देखो 4,90,000 और 3,90,000, 4,90,000 और 3,90,000, यहीं से शुरुआत होनी है, यहीं से शुरुआत होनी है हमारे सेकेंड हाफ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। तो वो कितना आ गया सर, 4,90,000 और 3,90,000। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से उनको कितने मिले हैं, ये मिले हैं सर 39,385 ईच। ड्राइंग्स कितनी की हैं उन्होंने इस साल, सेकेंड हाफ के अंदर ड्राइंग्स की थी, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ था 50,000 ईच। तो आज उनकी कैपिटल कितनी रह गई है सर, सर आज उनकी कैपिटल इतनी इतनी रह गई है, बैलेंसिंग फिगर। सी के एग्जीक्यूटर का अकाउंट बना देते हैं। सी के एग्जीक्यूटर को हमने पैसा देना है 4,20,000 रुपए, साथ ही देनी है पेनल्टी भी। आ रहा हूं बेटा, चैट बॉक्स में जिसने भी क्वेरी पूछी है उसके पास आ रहा हूं, जरा इसको पूरा कर दो। तो 4,20,000 प्लस 66,230 रुपए और देने हैं, टोटल कितने देने हैं, 4,86,230 रुपए देने हैं। मतलब या तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अगर क्वेश्चन में लिखा होता, तो नहीं लिखा तो हम क्या करेंगे सर, बैंक अकाउंट से इसकी पेमेंट कर दी हमने, मान। ठीक है जी, बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है, और याद रखना ये क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर वो वाली फिगर्स आनी चाहिए जो नंबर एक तो रिवैल्यूएशन में कम हो चुकी हो फर्स्ट हाफ में, और नंबर 2 जिनकी क्लोजिंग वैल्यू दी हुई हो। तो यहाँ पे कैपिटल किसकी दिखाई दे रही है, ए की और बी की, सिर्फ ए और बी की कैपिटल दिखाई दे रही है, कोई लोन नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सर बैंक से एंट्री कर चुके हैं, उतने का बैंक कम कर देंगे। तो बैंक में आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हमारे पास में अमाउंट इतना रह जाएगा। इन्वेंट्री की जो वैल्यू दी हुई थी, ट्रेड रिसीवेबल की जो वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर, वो वैल्यू हमने लिख दी। हमारा फिक्स्ड एसेट डेप्रीशिएट हो गया था, ठीक है जी, तो उसकी भी हमने एंट्री लिख दी। देखो 10 लाख का था, 1 लाख रुपए से कम हो गया था, 95 का डेप्रीसिएशन लग गया था थ्रू आउट द ईयर, तो 8,05,000 टोटल आ गया था। ट्रेड पेएबल वैल्यू जो भी गिवन, 3,50,000 रुपए। ठीक है, अब मैं पढ़ता हूं सर क्या कह रहे हैं ये चैट बॉक्स में। कीर्ति जी पूछ रही है, सर प्लीज सेंड मी द असाइनमेंट इन द ग्रुप। ओके कीर्ति जी, मैडम वेरी गुड मॉर्निंग। हमने ये असाइनमेंट एडमिशन का, रिटायरमेंट का और डेथ का तीनों ही ग्रुप्स में आपके भेजे हुए हैं ऑलरेडी, फिर भी हम आपको दोबारा से भेज देंगे, कोई बात नहीं। सर सिर्फ एडमिशन और रिटायरमेंट का है। अच्छा जी, आप थोड़ा सा नीचे जाएंगी ना तो रिटायरमेंट और डेथ का एक ही है। ओ माय गॉड, आपने आज तक यही नहीं देखा कीर्ति जी कि जो असाइनमेंट आपको मिला आपने उसको पूरा भी गो थ्रू नहीं किया। ऊपर रिटायरमेंट है, नीचे डेथ है। अच्छा सर ठीक है, हाँ अब समझ में आ गया, थैंक यू लिख के भेज दिया। अच्छा सूरज यादव जी क्या कह रहे हैं, सर सेकेंड हाफ दोबारा से बता दो। सर सेकेंड हाफ में क्या पूछना है आपको, पहले आप मेरे को ये बताइए। आप जरा अपना माइक ऑन कीजिए जल्दी से। सर नेट लैग हो गया था, दोबारा से बता दो सर। नेट गायब हो गया था, दोबारा से बता दूं? अच्छा ठीक है, 1 मिनट में रिकॉर्डिंग को पॉज कर देता हूं पहले। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है टॉपिक हमारे पास में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पहले मतलब समझ लेते हैं। सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारे पास है ना 2 तरीके की होती है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हमारे पास में 2 तरीके की होती है। कैसे तरीके की होती है सर, एक तो होती है ज्वाइंट लाइफ के ऊपर एक ही पॉलिसी, यानी कि सबकी लाइफ के ऊपर एक कंबाइंड पॉलिसी।
मैंने, आपने और किसी थर्ड पर्सन ने मिलकर के एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले ली, एक पॉलिसी ले ली, ठीक है, एक ही पॉलिसी ले ली, इसको कहते हैं सेम पॉलिसी। एक होता है जी हमारे पास में सेपरेट पॉलिसी। सेपरेट पॉलिसी का क्या मतलब है, और सेपरेट पॉलिसी का प्रीमियम कौन पे करता है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम कौन पे करता है? ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम पे करती है सर पार्टनरशिप फर्म, और सेपरेट पॉलिसीज का भी प्रीमियम पे करती है पार्टनरशिप फर्म ही। जैसे मान लो एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी मैंने ले ली, कंबाइंड पॉलिसी, एक ही पॉलिसी थी, उसके अंदर 20 लाख रुपए की, मेरे लिए, आपके लिए, और एक थर्ड पार्टनर था हमारा उसके लिए, तो 20 लाख का एक ज्वाइंट अमाउंट है ना? ओके। और सेपरेट पॉलिसीज के अंदर क्या होता है, 5 लाख का मेरा, 5 लाख का आपका, 10 लाख रुपए का उसका। और यहाँ पे प्रीमियम कौन पे करता है सर? फर्म ही पे करती है, तीनों जने मिलकर के ही पे करेंगे। आपके दिमाग में ये आ जाता है कि सेपरेट जब होता है तो वो सेपरेटली पे करते हैं, नहीं। एक उनकी पर्सनल पॉलिसी होती है, उसके लिए उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनके घर के लोग जिम्मेदार होते हैं, प्रीमियम वो पर्सनली पे करता है, उसकी बात नहीं कर रहे हम, यहां पे बात कर रहे हैं क्यों बनाई जाती है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। देखो सर, सिंपल सी चीज है, एक पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो उस केस के अंदर बाकी दो पार्टनर तो सफरर हो जाएंगे, क्या पता वो अच्छा काम करने वाला हो और अब वो काम नहीं मिल पाएगा आगे, इससे क्या हो जाएगा, उनको नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे के लिए, ऐसी सिचुएशन के लिए कंपेंसेट करने के लिए हम ले लेते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर ना कुछ टर्म्स हैं जो हमारे को परेशान करती हैं। एक तो होता है पॉलिसी अमाउंट। पॉलिसी अमाउंट, जैसे कि पॉलिसी अमाउंट का मतलब क्या होता है, वही, अब मैं ना एक कंबाइंड पॉलिसी की बात कर रहा हूं, अब मैं सेपरेट वाली को अलग रख रहा हूं, क्योंकि सेपरेट का मतलब मैंने आपको समझा दिया कि उसके अंदर फ्लोटर्स अमाउंट अलग अलग होते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, मैं कहता हूं कि सर कंबाइन वाली, यानी कि 20 लाख रुपए की एक पॉलिसी है, तो 20 लाख रुपए जो मैंने अमाउंट बोला ना, वो क्या है, पॉलिसी अमाउंट, उसको कहते हैं पॉलिसी अमाउंट। अब ये पॉलिसी अमाउंट ऐसे ही मिल जाएगा क्या? नहीं सर, पॉलिसी अमाउंट ऐसे कैसे मिल जाएगा, हमें तो प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म प्रीमियम पे करती है हर साल, दैट इज नोन एज प्रीमियम। यानी कि हम क्या बोलते हैं, हम उस पॉलिसी के लिए धीरे 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 अमाउंट पे करते रहते। एक तीसरी टर्म होती है सर सरेंडर्ड वैल्यू। सरेंडर वैल्यू क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं। मान लो ये पॉलिसी हम आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, इस पॉलिसी को यहीं तोड़वा देना चाहते हैं। आपने ऐसा सुना होगा घर में, चलो पॉलिसी को छोड़ो, एफडी की बात करते हैं, एफडी बीच में तोड़वा दी, ऐसा आपने सुना होगा, तो उसकी कुछ वैल्यू हमारे को मिल जाती है जो कि टोटल अमाउंट से कुछ कम होती है। ऐसे ही हमारे पास में पॉलिसी थी, कितने की, 20 लाख रुपए की। हमने इंश्योरेंस कंपनी से पूछा, एक साल बाद, एक साल का प्रीमियम पे करने के बाद अगर हम पॉलिसी तोड़वा लें तो हमें कितना पैसा मिलेगा? वो कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा, बाबा जी का ठुल्लू मिले। अच्छा, क्यों? प्रीमियम तो हमने पे किया है, तो अगर प्रीमियम का पैसे से ज्यादा अमाउंट तुम्हें दे देंगे तो फिर काम तो खराब हो जाएगा। हमने कहा सेकंड प्रीमियम पे करने के बाद अगर हमने तुम्हारी पॉलिसी को, हमने इस पॉलिसी को तोड़ दिया तो क्या हमें 20 लाख मिलेंगे? नहीं सर, वो पॉलिसी अमाउंट था। सरेंडर वैल्यू का मतलब कुछ कम अमाउंट मिलेगा। लेट से मैं कहता हूं कि सेकंड ईयर में अगर आप सरेंडर कर देते हो, पॉलिसी को तोड़ लेते हो, तो 1 लाख रुपए मिलेगा। फर्स्ट ईयर के अंदर तोड़ते हो तो कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा जी, ऐसे ही हमारी सरेंडर वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी के पास में ना प्रीमियम का पैसा आता रहता है, कंपनी के पास प्रीमियम का पैसा आता रहता है, उसके पास प्रीमियम अमाउंट चढ़ता रहता है, तो तुम्हारी पॉलिसी की वैल्यू भी बढ़ती रहती है और उसकी सरेंडर वैल्यू भी बढ़ती रहती है। डन, सरेंडर वैल्यू इसको कहते हैं। तो ये होती है हमारे पास में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के अंदर तीन टर्म्स जो मैंने आपको बताई सर, एक तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, एक प्रीमियम, और तीसरा सरेंडर्ड वैल्यू। ओके सर, चलो अब देखते हैं जी इनके ट्रीटमेंट। जब आप प्रीमियम पे करते हैं, जब आप प्रीमियम पे करते हैं, सारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी समझाऊंगा जी, ठीक है, चाहे आपने वो पॉइंट आज तक क्वेश्चंस के अंदर देखे हो या ना देखे हो, क्योंकि वो कोर्स में आ सकते। जब आप प्रीमियम पे करते हैं, और प्रीमियम को पे करते हैं तीन तरीके से, तीन मेथड है इसके, तीन मेथड है इसके। क्या तीन मेथड है? नंबर 1, आपने प्रीमियम को
नंबर वन, आपने प्रीमियम को एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, एज एन एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो उस केस में आप क्या करेंगे सर? करेंगे क्या, इस प्रीमियम के पैसे को हम कहां लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नहीं बोला मैंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट कर देंगे, अगर आपने उसको एक्सपेंडिचर माना है तो जो देखो, जब हम प्रीमियम पे करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? सिक्योरिटी प्रीमियम, सॉरी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और फिर जब उसको राइट ऑफ कर देंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। सिंपल है। देखना जी, यहां पे लिखा हुआ है, कहता है एबीसी, और इस केस के अंदर सरेंडर वैल्यू से हमारा कोई भी रेलेवेंस नहीं होता। इस फर्स्ट मेथड के अंदर सरेंडर वैल्यू से हमारा कोई भी रेलेवेंस नहीं होता। ध्यान से सुन लेना। क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है एबीसी 3 पार्टनर थे जिनकी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी फिर 5:3:2। दे टुक a joint life policy in the year 2019 for 1 lakh rupees. Policy amount was 1 lakh rupees. Premium paid was 5,000 per annum. On 1st January, the surrender value of policy as on 31st December was as follows. 2019 में nil थी, तो वैसे भी कुछ नहीं मिलता हमारे, लेकिन सरेंडर वैल्यू यहाँ पे nil थी, इस वजह से एंट्री के अंदर नहीं आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने सरेंडर वैल्यू को क्या मान लिया जी? हमने सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या मान लिया? एक्सपेंस मान लिया। जब हम एक्सपेंस मान लेते हैं तो पी एंड एल अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं, यानी कि राइट ऑफ करके हम पहले ही प्रॉफिट के अगेंस्ट इसको एज एन एक्सपेंडिचर मान करके अपने प्रॉफिट को कम करके इसको एडजस्ट कर चुके हैं अपने पी एंड एल अकाउंट से। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी सर? हम ना सरेंडर वैल्यू से कोई रेलेवेंस ही नहीं रखेंगे। इट इज टोटली इररिलेवेंट if it is treated as the premium. If premium paid is treated as an expenditure, then surrender value doesn't have any relevance in our question. Prepare ledger account, कहते हैं जी क्या दो ही तो एंट्री बनानी है हमने? क्या दो एंट्री बनानी है? लेजर अकाउंट बना दो। ये लो सर, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, ठीक है जी। ये लो सर, हमने सबसे पहले क्या एंट्री बना दी? 2019 के अंदर 1 जनवरी को ये क्या है? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। तो एंट्री क्या बनाई थी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लो सर, बैंक अकाउंट से मैंने लिख दिया कितना रुपया? 5,000 रुपए का प्रीमियम पे किया। और इसको कहां एडजस्ट कर दूंगा सर? 31/12 को आप इसको एडजस्ट कर देना बाय पी एंड एल अकाउंट। कितने रुपए सर? 5,000 रुपए। लो जी, खत्म। अगले साल के लिए कोई बैलेंस बीडी है ही नहीं। अगले साल फिर तुमने बैंक अकाउंट से 5,000 रुपए फिर पे किए है ना 2020 में, फिर से उसको कहां लिख दिया? 31/12 में बाय पी एंड एल अकाउंट। सिंपल। कितना? 5,000 रुपया। तीसरे साल भी यही करेंगे, सरेंडर वैल्यू से कोई लेना देना ही नहीं। 2021 में टू बैंक अकाउंट 5,000 और 31/12 को फॉर बाय पी एंड एल अकाउंट। अरे सर ये तो बड़ा ही आसान था। हाँ सर, मैंने तो कहा ही नहीं, कभी भी कोई मुश्किल चीजें होती नहीं अकाउंट्स के अंदर। इसमें क्या था? कुछ भी नहीं था सर, ठीक है ना। नोट करो इसको फटाफट से। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है? नेक्स्ट मेथड क्या कहता है? कहता है नेक्स्ट मेथड हमारे पास में कहता है प्रीमियम पेड जो है ना वो ना एसेट की तरह ट्रीट हो रहा है। कैसे सर? प्रीमियम पेड तो हमारा एक्सपेंडिचर है, एसेट कैसे? ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो। तुम प्रीमियम पे करते जाओगे हर साल। अभी पॉलिसी मैच्योर नहीं हुई है, पॉलिसी बहुत दूर है, लेकिन प्रीमियम पे करते जाओगे, एक्सपेंडिचर कर रहे हो। अगर कभी भी तुमने इस पॉलिसी को तोड़वाया तो कुछ अमाउंट रिसीव होगा ना, यानी कि सरेंडर वैल्यू रिसीव होगी। तो हम कहते हैं आप ना इस एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर की तरह मत देखो, आप इसको एज एन एसेट देखो कि ये जो है ये क्या है? आपके लिए एक एसेट की तरीके से काम कर रहा है कि अगर किसी भी टाइम जो आप खर्चा कर रहे हो इससे आपकी एक सरेंडर वैल्यू बनती जा रही है, और अगर बीच में आपने कभी भी इसको तोड़वा दिया
तो आपको एक अमाउंट रिसीव हो जाएगा, दैट इज सरेंडर वैल्यू। अगर नहीं तोड़वाया तब तो पॉलिसी अमाउंट मिल ही जाएगा। तो मन क्या कह रहा है सेकंड मेथड के अंदर, मन कहता है इसको खर्चा मत बोलो, इसको तो आप एक तरीके का एसेट मानो कि एसेट डेवलप हो रहा है, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये अप्रोच है सेकंड की। तो यहां पे क्या होता है, इस चीज को लिखेंगे आप, इस चीज को लिखेंगे आप जो मैं आपको बोल रहा हूं। लिखो मेथड नंबर 2, दिस मेथड सेज दैट, कृपया कलम उठाइए, कॉपी उठाइए और लिखिए। दिस मेथड सेज दैट premium paid is an asset as it have a surrender value। ठीक है सर, अब सोच करके देखो, अब सोच करके देखो, एक काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है कि हमारा जो प्रीमियम पेड है ना, प्रीमियम पेड है ना, वो क्या है, वो बड़ा है सरेंडर वैल्यू से। ठीक है जी, तो जो डिफरेंस है ना वो कहां आ जाएगा सर, वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कहां से एडजस्ट हो जाएगा, राइट ऑफ कहां से हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे पहली एंट्री, यानी कि हम क्या करेंगे, हम सिर्फ एक काम करेंगे, ये चेक करेंगे कि दोनों के बीच में डिफरेंस है क्या सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम पेड के अंदर। और सरेंडर वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी जैसे अभी दी हुई थी। तो इस केस में हमारी जनरल एंट्रीज क्या रहेंगी सर, जब हम प्रीमियम पे करेंगे ना तो हम पहले क्या करते थे, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अब हम क्या कहते हैं, हमने इसको एसेट मान लिया, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, एक एसेट है। पिछले वाले मेथड में हम इसको क्या मान रहे थे, एक एक्सपेंडिचर मान रहे थे, तो इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम से बोल रहे थे। अब हम इसको तमीज से बोल रहे हैं कि ये हमारा एक अमाउंट है जिससे कि हमारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अराइज हो रही है। ठीक है सर, तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि हमने खर्चा किया और खर्चा करने के बाद में सरेंडर वैल्यू और सिक्योरिटी प्रीमियम बार बार मुंह से निकल जाता है, सरेंडर वैल्यू और प्रीमियम पेड के अंदर जितना भी डिफरेंस है ना वो हम P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। उसकी एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी है। आओ इस चीज को एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ऐसे ये समझ में नहीं आता, ऐसे ये समझ में नहीं आता। प्रीवियस क्वेश्चन ही है, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन है। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कहता है ABC 3 पार्टनर है, ठीक है जी, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, 5:3:2, और दे टुक ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द ईयर 2019 फॉर 1 लाख रुपीज। सेम क्वेश्चन है, प्रीमियम पेड कितना था, 5,000 रुपए का, और एनुअली पे होता था 1 जनवरी को, और इसकी सरेंडर वैल्यू इस तरीके से थी। हाँ, अब इस क्वेश्चन के अंदर रेलेवेंस है, क्यों, क्योंकि इसको हमने एसेट की तरह से ट्रीट किया है। पिछले वाले पॉइंट के अंदर, पिछले वाले मेथड के अंदर हमने एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट किया था। तो सर हमें खोल लेते हैं एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ऊपर 2 एंट्रीज तो लिखी ही हुई हैं, उसी के हिसाब से हम यहाँ पे एक लेजर पोस्टिंग करेंगे, क्योंकि लेजर बनाने के लिए बोला है ना हमारे को 3 सालों का। तो ये मैंने बना लिया सर। पिछली बार क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, और अब की बार क्या है हमारा सर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है ना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट के अंदर सबसे पहली एंट्री क्या है सर मेरी, ये देखो, ये रही ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो क्या मैं यहां पे लिख दूं 1 जनवरी 2019 टू बैंक अकाउंट, हाँ सर बिल्कुल लिख दो, कितना, 5,000 रुपए। अब नेक्स्ट क्या होती है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। कितना, जितना की डिफरेंस होगा उतना राइट ऑफ करना है। बाबूजी फर्स्ट ईयर के अंदर सरेंडर वैल्यू कितनी है, निल। ओहो, हमें तो कोई पैसा मिलेगा ही नहीं, तो डिफरेंस क्या आएगा सर, डिफरेंस क्या आएगा,
हमारा अमाउंट तो हो जाएगा, सरेंडर वैल्यू हमारी नील है, तो सारा का सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, P&L एडजस्ट में, P&L अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, हमने एक एसेट खड़ा किया लेकिन हमें सरेंडर वैल्यू ना होने की वजह से, सरेंडर वैल्यू कुछ थी ही नहीं, हमें पूरे के पूरे को राइट ऑफ करना पड़ गया। यानी कि एक एसेट तो था लेकिन करंट एसेट की तरह से माना गया, क्योंकि सरेंडर वैल्यू कुछ है ही नहीं हमारे पास, ईयर एंड पे कुछ मिलेगा ही नहीं। अगर आज के साल में इसको क्या नाम है रिसीव कर लूं तो मैंने कहा भाई सारे के सारे को मुझे P&L से ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैंने यहां पे क्या कर दिया, 31/12 को एंट्री कर दी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का सर, 5,000 रुपए का। बात ही खत्म हो गई, पूरे का पूरा राइट ऑफ करना पड़ गया। शिट, लेकिन क्या करें, सरेंडर वैल्यू होती तो बात कुछ और होती। फिर 1 जनवरी 2020 आया, फिर से प्रीमियम पे किया टू बैंक अकाउंट। कितने का, 5,000 रुपए का। अब की बारी सरेंडर वैल्यू कितनी है सर, 3 लाख। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास में मैंने अपना एक एसेट खड़ा कर दिया, कितने का, 5,000 रुपए का, प्रीमियम पे करके। और कंपनी मुझे क्या कह रही है, कंपनी मुझे कह रही है कि वो मुझे सरेंडर वैल्यू दे देगी इसके बदले में 3,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा मतलब है सर, एसेट को अगर मैं रीवैल्यूएट करता हूं, 5,000 रुपए का एसेट 3,000 रुपए में रीवैल्यूएट होता है। तो भाई 3,000 और 5,000 के बीच का डिफरेंस 2,000 रुपए मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा ना, है ना। तो सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं, पता है क्या, कि अगर मैं इसको आज सरेंडर कर लेता हूं, इस पॉलिसी को सरेंडर कर लेता हूं, तो इसकी बैलेंस सीडी कितनी है, यानी कि ये कितने का एसेट दिखाई देगा मुझे। सर इसकी सरेंडर वैल्यू है 3,000 रुपए। मैंने बनाया कितने से है, 5,000 से, लेकिन मिलेंगे कितने, 3,000। तो 2,000 मुझे राइट ऑफ करने पड़ेंगे। तो मैं यहां क्या लिख देता हूं, बाय P&L अकाउंट। ये क्या है सर, ये बैलेंसिंग फिगर है। वो बच्चे इसको बैलेंसिंग फिगर मान लेते हैं क्योंकि बैलेंस सीडी, सर हम तो कॉमर्स के अंदर गोली खा के बैठे हैं, बैलेंस सीडी ही बैलेंसिंग फिगर होता है। ना जी ना, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बैलेंस सीडी क्वेश्चन के अंदर मुकर्रर है। तो 2,000 रुपए हमने सर राइट ऑफ कर दी। अच्छा जी, अगले साल मेरे पास में ओपनिंग होगी ये वैल्यू 1 जनवरी 2021 को। क्या मैं लिख सकता हूं, टू बैलेंस बीडी। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो सर, 3,000 रुपए बैलेंस सीडी ही हमारा अगले साल का बैलेंस बीडी बनता है। फिर इस बार मैंने कितना खर्चा किया सर, इस बार मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया बैंक से 5,000 रुपए का। और फिर मेरी सरेंडर वैल्यू कितनी है भाई, यानी कि इस साल अगर मैं सरेंडर कर देता हूं तो वो 6,500 रुपए मुझे कंपनी दे देगी। देखो सरेंडर वैल्यू बढ़ गई ना, धीरे धीरे बढ़ती है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मैं प्रीमियम पे करता जाता हूं ना, कंपनी का भी मेरे ऊपर विश्वास बढ़ता रहता है, तो वो हमारी पॉलिसी की वैल्यू बढ़ाती रहती है। और अगर मैं सही में सारे प्रीमियम पे करता रहूंगा तो आज एक दिन मेरी पॉलिसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अभी तो 6,500 है, डेट ऑफ मेच्योरिटी पे कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। तो कंपनी का विश्वास और बढ़ गया मेरे। ठीक जी, तो अब कंपनी ने क्या बोला कि भाई अगर आप आज सरेंडर करवा देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी रह जाती है सर, 6,500 रह जाती है, 6,500 रह जाती है। ओ माय गॉड, मैंने तो 8,000 रुपए खर्च किए हैं और मेरी वैल्यू सिर्फ 65,000 रुपए। तो मुझे करना क्या होगा, अपने P&L अकाउंट से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरीके का लॉस की तरह से काम कर रहा है। कितना आ जाएगा ये सब, 1,500 बैलेंसिंग फिगर। कॉन्सेप्ट समझे, कॉन्सेप्ट समझे। पहले वाले केस में क्या था, सारा का सारा एक्सपेंस मान रहा था, P&L अकाउंट में घुसा रहा था। और अब मैं कहता हूं नहीं सर, आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट मानिए, इसको एसेट की तरह से ट्रीट कीजिए। तो एसेट मैंने ट्रीट किया, अब एसेट को किससे कंपेयर करूंगा, सरेंडर वैल्यू से। भाई मैंने तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में इतना लिख दिया, एसेट मेरा इतना हो गया। अब कंपनी मुझे कितनी दे रही है, वही तो मेरा एसेट है ना असल में, तो कंपनी दे रही है उससे कम अमाउंट।
अच्छा सर, क्या किसी साल अगर ऐसा हुआ कि आपका इंश्योरेंस प्रीमियम हुआ 5,000 और सरेंडर वैल्यू हुई 8,000 और बैलेंस बीडीवी उसके अंदर कम करने के बाद में सरेंडर वैल्यू ज्यादा हो, अगर तो क्या आपको प्रॉफिट्स भी होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। तब आप इन प्रॉफिट्स का क्या करेंगे? सर तब इन प्रॉफिट्स को अपने पार्टनर्स के साथ मिल करके बांटूंगा ना, सिंपल। जैसे लॉसेस आज पीएनएल के कंबाइन अकाउंट में जा रहे हैं, ऐसे प्रॉफिट्स भी बटेंगे डेट ऑफ मेच्योरिटी पे अगर मिलेंगे। बोलो जी, मजा आया? कॉन्सेप्ट सीखना है सर। जर्नल एंट्री रटने की कोशिश की ना कामयाबी हाथ मिलेगी, नहीं आएगी सर हाथ में। कॉन्सेप्ट समझो, मन से पूछो हो क्या रहा है, मन से पूछोगे हो क्या रहा है, मन सही जवाब देता है हमेशा। ये था हमारे पास में सर सेकंड मेथड, फटाफट से इसको नोट कीजिए। हाँ जी सर, थर्ड मेथड देखेंगे अब सारे। थर्ड मेथड के अंदर क्या हो रहा है, हम ना एक बना रहे हैं एसेट की तरह से, मतलब प्रीमियम जो हम पे कर रहे हैं ना उसको हम एसेट की तरह से ट्रीट कर रहे हैं, जैसे हमने सेकंड मेथड में किया। लेकिन ना अब हम क्या कर देंगे, साथ ही साथ उसके साइमल्टेनियसली, उसके पैरेलली हम क्या खड़ा कर देंगे, एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व खड़ा कर देंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व खड़ा कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने देखा है ना, जैसे इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशंस के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना देते हैं, ठीक इसी तरीके से हमने क्या कहा, जो प्रीमियम हमने पे किया है उस प्रीमियम को आप एसेट की तरह दिखाओ और उस प्रीमियम की वैल्यू को, उस प्रीमियम की वैल्यू के इक्विवेलेंट आप क्या बना दो, एक रिजर्व बना दो, एक रिजर्व भी क्रिएट कर दो। ठीक है सर, कर देंगे। और आपको इन दोनों को, यानी कि हमारे पास क्या बनेगा, एक तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट बनेगा, एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बनेगा। याद है डेप्रिसिएशन, उसके अंदर हम क्या करते थे, एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाते थे और एक साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते थे, है ना। तो एक एसेट क्रिएट होता था, एक लाइबिलिटी क्रिएट होती थी साथ में। ठीक इसी तरीके से यहां पे भी यही कर, एक एसेट, प्रीमियम को हमने एसेट क्रिएट की तरह मान लिया और उसके साथ में हमने एक रिजर्व बना लिया। रिजर्व कहां से बनाएंगे सर, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से ही बनाएंगे। अच्छा, अब इन दोनों चीजों को ना हमें कांस्टेंट रखना है, किस वैल्यू पे, सरेंडर वैल्यू पे, सरेंडर वैल्यू पे कांस्टेंट रखना है। और जितना रिमेनिंग अमाउंट है ना, जितना रिमेनिंग अमाउंट है उसको सेकंड मेथड में हम क्या करते थे, पीएनएल अकाउंट से एडजस्ट कर देते थे। लेकिन अब इसको कहां से एडजस्ट करेंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को आपस में एडजस्ट करते। तो देखो, जब हम प्रीमियम पे करेंगे, क्वेश्चन समझ में, क्वेश्चन करेंगे ना अभी और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कि करना क्या है ये मैंने बता दिया आप लोगों को, कि एक एसेट क्रिएट करना है प्रीमियम के अमाउंट के इक्विवेलेंट और उतना ही रिजर्व क्रिएट करना है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व का नाम रख दिया, लाइबिलिटी साइड पे आ गया, एक एसेट साइड पे आ गया। दोनों को कांस्टेंट रखना है किस पे, सरेंडर वैल्यू पे, वो क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी। तो जो रिमेनिंग डिफरेंस होगा उसको पिछली बार तो हम करते थे पीएनएल से एडजस्ट, अब दोनों से आपस में ही एडजस्ट करना, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को आपस में एडजस्ट कर देना। आ जाओ जी, देखेंगे कैसे करेंगे हम। सबसे पहले तो पेमेंट ऑफ प्रीमियम, वही सेकंड मेथड की तरह, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रीमियम पेड हमारा एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। दूसरा, हमने क्रिएशन ऑफ रिजर्व किया। कितना क्रिएशन ऑफ रिजर्व करूंगा सर, उसके इक्विवेलेंट ही करूंगा जितनी की मेरे पास में हमने प्रीमियम पे किया था। ठीक है, कितने का सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, लाइबिलिटी एग्जिस्टेंस में आ गई तो क्रेडिट हो गई। और कहां से इसको बनाया हमने सर, हमने इसको बनाया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, रिजर्व को, रिजर्व क्रिएट हो गया। अच्छा, अब जो डिफरेंस है ना उसको हमने कहां से एडजस्ट करना है, इन्हीं दोनों से एडजस्ट करना है। यानी कि लाइबिलिटी, यानी कि रिजर्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिजर्व लाइबिलिटी या लाइबिलिटी कम होती है तो क्या हो जाता है सर, डेबिट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कम हो जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी कम होगी, यानी कि एडजस्ट होंगे आपस में तो रिवर्स हो जाएगा ना। एसेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट, लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। देखो नोट क्या लिखा हुआ है,
In the balance sheet, joint life policy will appear on asset side and joint life policy reserve will appear at liability side at surrender value. यानी कि मैंने बोला ना कांस्टेंट रखना है सरेंडर वैल्यू। ठीक है सर, चलो आओ देख लेते हैं करेंगे कैसे सर इसको। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास में, कहता है एबीसी शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे टुक जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन द ईयर 2019 फॉर ₹1 लाख। प्रीमियम उन्होंने पे किया सर 5,000 रुपए और सरेंडर वैल्यू अलग अलग सालों में इस तरीके से दी हुई है। हमारे को प्रिपेयर करना है एज्यूमिंग रिजर्व मेथड। मतलब बहुत से बच्चे मुझसे ये भी पूछते हैं कौन सा मेथड लगाएंगे, हमें क्या पता। अरे भाई वहां लिखा हुआ होगा क्वेश्चन में रिजर्व मेथड लगाना है, एसेट मेथड लगाना है या एक्सपेंडिचर लगाना है। ठीक है सर, चलो आओ अब दो अकाउंट बनेंगे, बगल बगल में दो अकाउंट बना लेंगे। ये देखो इस तरीके से। ठीक जी, एक का नाम रख दिया हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, और दूसरे का नाम रख दिया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। हाँ जी, 1 जनवरी को मैंने प्रीमियम पे किया टू बैंक अकाउंट। लिख दूं सर? हाँ सर लिख दो, 5,000 रुपए। ठीक सर, फिर मैंने ईयर एंड पे रिजर्व क्रिएट किया होगा। रिजर्व कब क्रिएट होते हैं सर? ईयर एंड पे ही होते हैं। तो 31/12 को मैंने एंट्री बनाई होगी क्या? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। तो यहां क्या लिख दूं? बाय P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने से सर? 5,000 से ही लिखो, दोनों का अमाउंट सेम होना चाहिए। ठीक है सर, जैसा आपने कहा वैसा हमने कर दिया। अब सरेंडर वैल्यू क्या है पहले साल में? सर सरेंडर वैल्यू नील है, कुछ भी नहीं है। तो अब पूरी वैल्यू से एडजस्ट कर दूंगा इन दोनों अकाउंट को। एंट्री क्या बन जाएगी? ये रहा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। ठीक है जी, ओके। तो हम कर देंगे। यहां लिख दूंगा मैं 31/12 को बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लगा दिया मैंने। कितनी? 5,000। और यहां क्या लिख दूं 31/12 को? सर लिख दो टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, क्योंकि सरेंडर वैल्यू कुछ थी ही नहीं तो आपस में ही दोनों एडजस्ट हो गए। ठीक सर, ये पहले अकाउंट का, पहले ईयर का अकाउंट क्लोज, कोई सरेंडर वैल्यू ना होने की वजह से। ठीक है जी, अगला साल आया, फिर से मैंने प्रीमियम पे किया 1 जनवरी 2020 टू बैंक अकाउंट। कितने का सर? 5,000 रुपए का। और फिर से यहां पे इधर रिजर्व बना दूंगा 31/12 को बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कितने से सर? उतनी ही वैल्यू से। अब की बार सरेंडर वैल्यू मुझे दी हुई, अब की बार सरेंडर वैल्यू मुझे दी हुई है जो कि है 3,000 रुपए। तो क्या लिख दूं सर? यहां पे बैलेंस CD लिख दो। दोनों को किस वैल्यू पे कांस्टेंट रखना है? दोनों को किस वैल्यू पे कांस्टेंट रखना है सर? सरेंडर वैल्यू पे, 3,000 पे। तो मैंने लिख दिया जी बाय बैलेंस CD। 5,000 रुपए वाले एसेट की वैल्यू कितनी रह गई? 3,000। ठीक है सर, और 5,000 रुपए वाले रिजर्व की वैल्यू कितनी रह गई? सर वो भी 3,000 ही रह गई। अब रिमेनिंग का क्या करूं? रिमेनिंग को पहले कहां से? P&L अकाउंट से एडजस्ट करता था, लेकिन P&L अकाउंट की जगह P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट से मैंने एक स्पेसिफिक रिजर्व बना रखा है ना भाई। P&L अकाउंट से कब एडजस्ट करता था? डायरेक्टली जाकर के, जब मैंने P&L एडजस्टमेंट, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कब एडजस्ट कर देता था? जाकर के
जब सर मेरे पास में कोई स्पेसिफिक रिजर्व नहीं होता था, आज तो स्पेसिफिक रिजर्व है ना, तो उसी से एडजस्ट कर दूंगा इन दोनों वैल्यूज को, एक तरफ से लाइबिलिटी कम और एक तरफ से एसेट कम। तो सर फिर आप एक काम क्यों नहीं करते, पहले आप एसेट बनाते हो, रिजर्व बनाते हो, फिर उनको कम करते हो उस वैल्यू तक, सरेंडर वैल्यू तक ही क्यों नहीं बना देते? अच्छा, साल के शुरुआत में मुझे क्या पहले से पता रहेगी वो वैल्यू, सरेंडर वैल्यू कितनी होगी? और अगर पता भी रहे तो ये तो फिर बिल्कुल ही एकदम एक्यूरेट अकाउंटिंग हो जाएगी कि उसी हिसाब से मैं काम करूं, एक भी रुपया फालतू ना खर्च करूं, एक भी रुपया ज्यादा खर्च ना करूं। ठीक है, तो खैर जो ईयर एंड पे होता है उसको आपस में एडजस्ट कर देते हैं। ओके सर, तो अब की बारी देखो मैंने एडजस्ट करना है इन दोनों अकाउंट से, हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? ये एंट्री बन जाएगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। चलो सर पोस्टिंग कर देते हैं। तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया, बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, कितने से सर? 2000 रुपए से। और यहां पे 31/12 को टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 2000, और फिर इस साल का मेरा अकाउंट क्लोज। मतलब समझ में आया ना? मतलब समझ में ये आया कि अब की बारी मैंने इसको स्पेसिफिक रिजर्व इसके लिए बनाया हुआ है, तो जनरल पी एंड एल के अंदर इसको नहीं डाल रहा, उसी रिजर्व के अगेंस्ट इसको एडजस्ट कर रहा हूं, जिसके लिए कि इसकी स्पेसिफिक गुल्लक मैंने बना रखी है। अच्छा सर, अब कुछ कुछ समझ में आया। एग्जाम्पल होते हैं ना तो अपने आप चीजें समझ में आती हैं, एग्जाम्पल होते हैं तो चीजें अपने आप समझ में आती हैं। चलो जी, अब नेक्स्ट ईयर के लिए बैलेंस बीडी कितनी आ गई? टू बैलेंस बीडी ये आ गया सर 3000 रुपए, और इसके अंदर बैलेंस बीडी कितनी आ गई? 1/4 को बाय बैलेंस बीडी सर 3000 रुपए। वो देखो, वो लाख लिख दिया मैंने ऊपर। अच्छा जी ठीक है सर, 1 जनवरी को, 1 जनवरी थी ये, अप्रैल नहीं थी। फिर 1 जनवरी को मैंने प्रीमियम पे किया टू बैंक अकाउंट। कितना प्रीमियम पे किया था सर? 5000 रुपए। अब एसेट कितने का क्रिएट हो गया सर? 8000 रुपए का। ठीक है जी, 1 जनवरी को मैंने रिमेनिंग अमाउंट यानी कि सेम अमाउंट का 5000 रुपए का ही मैंने रिजर्व भी क्रिएट कर दिया पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। कितने का? 5000 रुपए का, सेम अमाउंट का ही कर दिया। अब मुझे कांस्टेंट किस पे रखना है इसको? सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू पे। तो मैं हर जगह क्या लिख सकता हूं? बैलेंस सीडी। 31/12 को यहां लिख दिया मैंने बाय बैलेंस सीडी, और यहां पे भी 31/12 को लिख दिया। देखो दोनों जगह बाय बाय लिख दिया मैंने, वहां पे टू लिखना था क्योंकि ध्यान तो सिर्फ अमाउंट पे था ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। वैसे एक बात बताऊं, टू और बाय का सिस्टम भी खत्म हो चुका है, लेकिन ठीक है लिखना तो चाहिए। अच्छा, तो यहां क्या लिख दूंगा? बाय बैलेंस सीडी। कितनी थी इसकी वैल्यू, सरेंडर वैल्यू सर? लास्ट ईयर की 65,000, 6500 थी, सॉरी 6500 लिख दी। और फिर 31/12 को यहां लिख दिया बाय ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। कितना डिफरेंस रह गया इन दोनों के बीच में सर? 1500। और 31/12 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 6500। ये हमने राइट ऑफ कर, तीनों सालों का अकाउंट ये हमारा बन गया। ठीक सर, ये बीच का आपका पार्टीशन की लाइन डन। ये देख लो, मैं कैमरा ऑफ कर देता हूं तो आपको दिखाई दे जाए। ये सारा का सारा आंसर है। बोलो जी, किसी ने कुछ पूछना है तो पूछो। ये सारा आंसर है, नोट कर लो। तीनों के अंदर कंपैरिजन एक बार फिर से सुन लेते। फर्स्ट मेथड में क्या होता है?
सर एक्सपेंस की तरह ट्रीट हो जाता है। प्रीमियम जो पेड होता है हमारा वो एक्सपेंस की तरह से ट्रीट हो जाता है, और एक्सपेंस की तरह से ट्रीट हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है, राइट ऑफ हो जाता है। दो एंट्री हो जाती है सर, एक पे करने की, एक राइट ऑफ करने की। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और दूसरी P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, राइट ऑफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे लिखा हुआ होगा सर हमें इसको एक्सपेंस मेथड से करना। दूसरा मेथड सर एसेट मेथड, दूसरा मेथड एसेट मेथड। एसेट मेथड के अंदर हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि सर हमारे पास में जितना भी प्रीमियम पेड है ना उसको आप एक्सपेंस मत मानो, क्योंकि फ्यूचर में ये हमें सरेंडर वैल्यू दिलाने वाला है, और सरेंडर वैल्यू हमारे लिए फ्यूचर में मिलने वाली एक बेनिफिट है। फ्यूचर में मिलने वाली कोई चीज क्या होती है, एसेट होती है ना, तो आप इसको एसेट की तरह से ट्रीट करो, एक्सपेंस मत मानो। तो हमने क्या किया सर, हमने प्रीमियम पे किया, प्रीमियम पे किया, ठीक है, लेकिन उसको कहां पे डाल दिया, हमने उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का नाम दिया उस एसेट को। अब की बार एक्सपेंस नहीं माना, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हमने एंट्री कर दी कि बैंक कम हुआ क्रेडिट, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एग्जिस्टेंस में आई डेबिट, एसेट जो एग्जिस्टेंस में आ गया और जो एग्जिस्टेंस खो दिया, उस हिसाब से हमने ये एंट्री बना दी। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है सर, नेक्स्ट एंट्री है सर डिफरेंस देखो। क्या डिफरेंस देखो, तुमने एसेट क्रिएट किया 5,000 रुपए का, सरेंडर वैल्यू कितनी मिल रही है, सरेंडर वैल्यू कुछ कम मिल रही है, सरेंडर वैल्यू कुछ कम मिल रही है। तो उस केस में रिमेनिंग अमाउंट को हम कहां से एडजस्ट कर देंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम एडजस्ट कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम एडजस्ट कर देंगे, क्योंकि हमने उस प्रीमियम का पैसे को, हमने उसका एसेट माना है कितने का, 5,000 रुपए का। हमने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की वैल्यू आज की डेट में कितनी मानी है, अगर हम सरेंडर कर देते हैं तो 5,000 रुपए, जबकि कंपनी क्या कहती है सरेंडर वैल्यू कितनी है सर, 3,000 रुपए। तो 1,500 रुपए हमने ना सर, 2,000 रुपए हमें ना एडजस्ट करने पड़ेंगे अपने एक एक्सपेंस की तरह से, अपने एक लॉस की तरह से, P&L अकाउंट से हमने एडजस्ट कर दिया। नंबर 2। नंबर 3 क्या कहता है, नंबर 3 ये कहता है आप ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एडजस्ट मत करो, इसके लिए एक स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर लो, स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट कर लो। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने जितना प्रीमियम पे किया उसको एसेट माना ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से, और उतने ही अमाउंट का क्या मान लिया हमने, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व बना लिया, उसके सामने लाइबिलिटी साइड पे रिजर्व बना लिया। डन सर। अब हमने तो उसकी वैल्यू मानी है एसेट की कितनी, 5,000, और उसके अगेंस्ट रिजर्व भी बना दिया 5,000, लेकिन कंपनी ने इसको कितने का माना है, सरेंडर वैल्यू इसकी मानी है सर 3,000 रुपए। तो 2,000 रुपए जो सेकंड मेथड के अंदर हम P&L अकाउंट से एडजस्ट कर रहे थे, अब वो कहां से, रिजर्व से एडजस्ट हो जाएंगे। तो P&L सॉरी क्या नाम है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी एडजस्ट हो जाएगी किससे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व से। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, यानी कि जितना डिफरेंस था हमारे और कंपनी की पॉलिसी सरेंडर वैल्यू, हमारे अंदर और कंपनी की सरेंडर वैल्यू के अंदर जितना भी डिफरेंस था वो कहां से एडजस्ट हो जाएगा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी से एडजस्ट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, यानी कि इतने को राइट ऑफ कर। थर्ड मेथड ये कहता है, सिंपल। ओके जी, और तीनों हमने किए आज। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में इस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।